What is stock market? How can we invest in stock market? Do we need any knowledge before investing in stock market? Hi, this is C. Devashish Kokta coming up with all the answers to these questions. मेरे से जनरली जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर हमने सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत आसान है और स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है वो किसी भी बिजनेस से या किसी भी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा है। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस है जो एक आप स्टूडेंट्स के या जो बहुत फ्रेशर होते हैं, जो बिल्कुल नए नए किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, उनके दिमाग में होते हैं। वो आप लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं कि कहीं से आपको कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको आके बोलेगा कि पता है ये शेयर बहुत अच्छा है, मैंने भी इसके अंदर इतने पैसे डाले हैं और मैं 100% इसमें कमाने वाला हूँ, तो तुम भी डाल लो। तो आपको लगता है अरे यार, मेरे दोस्त ने पैसे डाले हैं, जब वो इसमें कमाने वाला है तो मैं क्यों ना इसमें पैसे डालूं। तो आप उनकी वो बात सुन के उसमें पैसा डाल देंगे। हो सकता है आप कमा भी लें, बट पूरे चांस ये भी है कि आप अपना सारा पैसा गवा भी दें। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में एंटर मत कीजिए। आज जो वीडियो है वो मैंने बहुत ही बेसिक वीडियो बनाया है कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस पर आ जाते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी है, उसे कोई फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो उसके पास एक ऑप्शन तो है कि वो किसी बैंक के पास जाएगी और बैंक से लोन उठाएगी। मगर आपको पता है कि हमारे पूरे इंडिया में कितनी सारी कंपनीज हैं और सारी कंपनीज को उनकी फंक्शनिंग के लिए फाइनेंस की जरूरत है। बट क्या हमारे बैंक के पास इतना पैसा है कि वो सारी कंपनीज को जितना पैसा उनको चाहिए वो दे दे? जी नहीं, बैंक्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज है उन सबको वो फाइनेंस दे सके। जरूर से हर कंपनी के पास फाइनेंस होता है बैंक से, बट जितना उनको चाहिए वो पूरा बैंक का नहीं होता। या तो वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब वो खुद का पैसा होता है, या वो बैंक का होता है। और अब उसके बाद भी उनको एक्सपेंशन करना है और उनको बहुत पैसे की जरूरत है, तो तब हमारा स्टॉक मार्केट पिक्चर में आता है। जी हाँ, कैसे? अगर किसी कंपनी को और पैसे चाहिए तो वो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को बोलती है, बाहर मार्केट में बोलती है कि मैंने मेरी कंपनी के स्टॉक्स निकाले हैं, छोटी छोटी मेरी कंपनी की कुछ यूनिट्स निकाली है, जिसको अगर आप खरीदोगे तो जितने परसेंट से खरीदोगे या जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आप खरीदोगे उतनी आपकी मेरी कंपनी में ओनरशिप हो जाएगी। मतलब अगर आपने 100 शेयर खरीदे किसी कंपनी के और अगर वो 100 शेयर जो है वो उस कंपनी के टोटल 1% शेयर है, तो मतलब आप उस कंपनी के 1% ओनर हो। कंपनी क्या बोलती है, आप मेरी में पैसा इन्वेस्ट करो, आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, अगर मैं ग्रो करूंगी, आपको ये प्रमोटर बोलेगा अगर मेरी कंपनी ग्रो करेगी, अगर मैं ग्रो करूंगा तो साथ साथ आप भी ग्रो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के 1000 शेयर थे 100 रुपए के, तो टोटल उसकी कैपिटल होगी 1000 इंटू 100, ये पूरी उसकी कैपिटल होगी जो कि आया 1 लाख। ठीक है, आपने उसमें से कुछ यूनिट्स खरीद ली। अब मान लीजिए कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया तो वो जो 100 रुपीज उसकी प्राइस थी वो 100 से 120 हो गई, तो मतलब जो शेयर आपके पास है आपके भी वो 100 से 120 हो गए, तो आपने 20% 20% जो है आपने उस कंपनी के शेयर से आपको रिटर्न मिला है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऐसे आया है कि कंपनी अपनी इक्विटीज, अपने स्टॉक्स निकालती है ताकि इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाए और उनको पैसा मिल जाए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो साथ साथ उनका भी फायदा होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। क्या अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट क्या है। उसके लिए मैं एक सब्जी मंडी का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप कहाँ जाते हैं? एक सब्जी मंडी जाते हैं। सब्जी मंडी में क्या होता है, डिमांड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस राइज होगी। जैसे मैं अनियन, प्याज का एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा कि आपने 20 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक पिछले 1-1.5 साल में प्याज खरीदे होंगे। अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अनियंस की डिमांड हो गई है। ठीक है, मार्केट में प्याज खाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, मगर मार्केट में प्याज बेचने वाले लोग बहुत कम है।
तो ऑब्वियसली अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी। क्लियर? इसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अनियंस की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, मतलब बेचने वाले बहुत हैं मगर कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा है, तो मतलब अनियंस की प्राइस घटेगी। बस ये ही है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इक्विटी शेयर्स की मंडी है। यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर प्राइस नीचे होगी। अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा डिमांड में है तो उसकी प्राइस जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा उसके सेलर हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी? गिरेगी। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर सारी कंपनियां अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती है और वो एक शेयर की मंडी है जहां से आप शेयर को खरीद भी सकते हो, शेयर को बेच भी सकते हो। ये बिल्कुल मंडी के जैसे चलता है। अगर आप शेयर बेचना चाहोगे मगर अगर सामने खरीदार नहीं होगा तो आप उसे बेच नहीं सकते। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो मगर सामने कोई बेचने वाला नहीं है तो आप उसे खरीद भी नहीं सकते। तो मतलब इट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सेलर एंड बायर। जब एक सेलर एक बायर से मिल जाएगा तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे और बेचना चाहते हैं तो बेच देंगे। क्लियर? ये है स्टॉक मार्केट। अब आपने सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी। सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी नीचे है, निफ्टी ऊपर है, सेंसेक्स नीचे है, दोनों ऊपर है, दोनों नीचे है। ये क्या होता है? व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी? अब आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है एनएसई, एक है बीएसई। ठीक है? एनएसई में लगभग 1600 से 1700 कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई में अराउंड 5500 से 5600 कंपनीज लिस्टेड है। ये मैंने आपको अप्रॉक्स फिगर दिया है, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे भी हो सकती है। जो एनएसई में कंपनीज लिस्टेड है उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो 50 कंपनी टॉप मिलके निफ्टी बना है। और बीएसई में जो टॉप 30 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप अच्छा है, जो बहुत अच्छी परफॉर्मर है, वो 30 कंपनी मिलके सेंसेक्स बना है। तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज है और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है। आई होप सेंसेक्स और निफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, सर ये जो 50 कंपनियां निफ्टी में है क्या ये हमेशा सेम रहेगी? ये 30 कंपनियां जो सेंसेक्स में है ये हमेशा सेम रहेगी या ये बदल सकती है? जी ये बिल्कुल बदल सकती है। अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बढ़ गया, जो बहुत आउट परफॉर्म कर रही है, जो बढ़ रही है, और जो ऑलरेडी उस 50 कंपनी में से कोई ऐसी एक कंपनी है जिसको उसने ओवरटेक कर दिया, तो वो कंपनी बाहर निकल जाएगी और उसके बदले में वो कंपनी अंदर चली जाएगी। मुझे अगर सही याद है तो 2016 में पीएनबी बाहर हुआ था और उसकी जगह पे आइचर मोटर अंदर गया था। एक भारतीय एयरटेल भी है जो उस टाइम पे अंदर गया था। तो आइचर मोटर और भारतीय एयरटेल ऐसे शेयर है जो 2016 में निफ्टी में गए थे। और 3 दूसरे शेयर ऐसे हैं जिसमें से मुझे याद है एक पीएनबी है, एक वेदांता है और एक शेयर और है जो बाहर आया था। तो आप देखिए 2016 में 3 शेयर बाहर आए और दूसरे 3 शेयर अंदर चले गए। ठीक है? तो ये कहीं भी जरूरी नहीं कि एक बार जो 50 कंपनी हो गई वो 50 कंपनी ही उसके अंदर रहेगी। क्लियर है? मैं समझता हूं आपको सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब हम आ जाते हैं, हमारे को जब भी शेयर में ट्रेड करना है, ठीक है, मतलब आज आप शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। जैसे अगर हमको बैंक्स में ट्रांजैक्शन करने होते हैं तो हम क्या खुलाते हैं? एक बैंक में अकाउंट। वैसे ही अगर आपको शेयर्स में ट्रांजैक्शन करना है तो आप क्या खुलाएंगे? एक डीमेट अकाउंट। ठीक है? जो डीमेट अकाउंट है, जो डीमेट अकाउंट आप खोलोगे, हमारे इंडिया में 2 ऐसी बॉडीज है, वो दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है जिसके पास वो डीमेट अकाउंट खुलेगा। वो खाता सिर्फ उनके पास खुल सकता है और वो 2 कौन से हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये 2 ही कंपनी इंडिया में है जिनके पास आप जो है डीमेट अकाउंट खुला सकते हो, मगर इनसे आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इनसे आपका डायरेक्ट लिंक नहीं होगा। ये तो हो गया डिपॉजिटरी। इसके बीच में एक पार्टी और आएगी जो होगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो आपके और इस डिपॉजिटरी के बीच का जो है वो लिंक होगा, वो मीडिएटर होगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या हुआ? अब आप देखते होंगे आईसीआईसीआई में मेरा जो है डीमेट अकाउंट है, एचडीएफसी में हो सकता है, कोटक में हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग में हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल में हो सकता है। तो ये जो सब है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो कि मेरे और स्टॉक एक्सचेंज के और मेरे और
या तो NSDL या CDSL के बीच का एक लिंक है। मैं कुछ भी खरीदना होगा तो मैं इन्हें बोलूंगा, ये मेरे लिए स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद के लाएंगे। मुझे कुछ भी बेचना होगा तो मैं इन्हें बोलूंगा, ये मेरे शेयर्स को मेरे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में बेचेंगे। क्लियर है? तो मैं समझता हूं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में हैं, उनको भी आज की तारीख में ये कंफ्यूजन है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको उसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वो ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेंट्री भी होती है, तो आपको हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो दुकान शॉप और एक गोदाम मतलब गोडाउन, जहां पे आप बहुत सारा सामान अपनी दुकान पे नहीं रख सकते। दुकान पे तो जो रोज का खरीदना बेचने का सामान होगा वो ही खड़ा वहीं पे आपके पड़ा रहेगा। क्लियर? अब आपके पास कोई और बड़ा ऑर्डर आ गया है, या आपको बड़ा ऑर्डर खरीदना है या बेचना है, तो अगर आपने बड़ा ऑर्डर खरीदा तो आप उसको दुकान में तो नहीं रख सकते, आप उसको ले जाके कहाँ रख दोगे, गोडाउन में। और अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आया तो आपने दुकान में तो इतना स्टॉक रखा नहीं है, तो आप कहाँ से लेके आओगे, अपने गोडाउन से लेके आओगे और दोगे। क्लियर है? तो यही है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो है दुकान और डीमैट अकाउंट जो है वो है गोदाम। कैसे? मान लीजिए, अच्छा ये समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में जो ट्रेड साइकिल होती है एक वो होती है T+2 डेज की। क्या होती है? T+2 डेज की। इसको सेटलमेंट भी बोलते हैं कि सेटलमेंट कब होता है, T+2 डेज में। कैसे? T इज व्हाट? T मतलब है ट्रेड डेट। ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को शेयर खरीदा, तो ये क्या हो गया आपका ट्रेड डेट। और +2 मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे होगा जिस दिन आपके पास स्टॉक की डिलीवरी आएगी। ठीक है, इसलिए जो है सेटलमेंट वो क्या बोल रखा है, T+2 डेज। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये वेडनेसडे को डिलीवरी आई, तो ये जो डिलीवरी आपके पास आई है ना, ये अब आपके कहाँ चली जाएगी, गोदाम में चली जाएगी, आपके डीमैट अकाउंट में चली जाएगी। और मान लीजिए जो आपने शेयर खरीदे वो आप वापस बेचना चाहते हैं, तो वो कहाँ से निकल के आएगी, आपके गोदाम से निकल के आएगी और आप उसको बेच पाएंगे। अच्छा, गोदाम में तो तब जाएगी जब वो स्टॉक ऐसा होगा जो आपने किसी लंबे समय के लिए लिया है, कुछ ज्यादा दिनों के लिए लिया है। मान लीजिए तो आपने स्टॉक इसलिए खरीदा कि आज फटाफट ये दुकान पे आ जाए और आज का आज इस दुकान से मुझे इसको बेचना है, तो क्या आप उसको गोदाम में भेजने की मेहनत करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो ही ट्रेडिंग अकाउंट है। मतलब आपने आज कुछ शेयर खरीदे और आज का आज आपने उन 100 शेयर को वापस बेच दिए, तो वो गोदाम में नहीं जाएंगे, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से ही चले जाएंगे। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट हमने समझ ही लिया है, तो इसको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दो टर्म्स साथ में और सिखा देता हूं। ठीक है, वो है, एक तो आपने सुना होगा इंट्राडे, मार्केट में इंट्राडे किया, और एक होता है डिलीवरी। क्लियर? ये बहुत सिंपल है। इंट्राडे मतलब अगर जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला, उसके बाद मैंने अगर कोई शेयर खरीदे और शाम को 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगा, अगर उससे पहले पहले मैंने उन शेयर्स को वापस बेच दिए, तो मतलब वो इंट्राडे हो गया। मतलब आज ही के दिन में खरीदे और आज ही के दिन में बेच दिए, तो वो हुआ मेरा इंट्राडे ट्रांजैक्शन। अब अगर मैंने आज शेयर खरीदे मगर आज 3:30 बजे तक के पहले मैंने उनको नहीं बेचे और मैंने उनकी डिलीवरी ले ली, क्योंकि मार्केट बंद हो गया और मैंने बेचे नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली मेरे को उन शेयर्स की डिलीवरी आ जाएगी, तो उसे मैं क्या कहूंगा, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। तो जो भी इंट्राडे नहीं होगा वो डिलीवरी होगा। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जो चीज सेम दिन में खरीद के नहीं बेची और मेरे पास रह गई, तो वो शेयर क्या हो गए मेरे, वो मेरे डिलीवरी हो गए। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए कि कोई फ्रॉड ना करे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, ठीक है, उसको इन सारी चीजों को संभालने के लिए एक बॉडी है, उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी।
आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। ये एक ऐसी बॉडी है जो सारे एक्सचेंजेस के ऊपर सबको रेगुलेट करती है कि कोई भी जना फ्रॉड ना कर सके। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ प्रमोटर्स ने बहुत सारी इक्विटी अपनी बेच दी, कुछ प्रमोटर्स ने खरीद ली, किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, किसी के पास ऑलरेडी पहले से न्यूज़ थी तो उन्होंने उसके बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए। इन सारी चीज़ों से नॉर्मल इन्वेस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ, एक इतने बड़े मार्केट में मैं इतना सा हूँ, तो मुझे इन सब से बचाने के लिए एक बॉडी खड़ी है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सेटलमेंट डेट क्या होती है, व्हाट इज डिलीवरी, व्हाट इज इंट्राडे, ये सारी जो आज मैंने आपको कुछ बेसिक चीज एक मार्केट का आइडिया देने के लिए समझाई, वो सारी आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर चीज को लेके आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिससे आपका कोई भी डाउट जो है वो आपके पास ना रहे और सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जरूर से बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे फर्दर नोटिफिकेशंस, सारे फर्दर वीडियोस जो मैं आपके काम के लिए बनाऊंगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और हम लोग फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर।